I welcome you all in second part of power sharing. In part 1, we had discussed about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. In Belgium, there was tension between the Dutch speaking people and the French speaking people. At the same time, there was tension between the Sinhalas and the Tamils in Sri Lanka. The tension between Sinhalas and Tamils led Sri Lanka towards a civil war. Because of that civil war, thousands of people lost their lives. Now we discuss what happened in Belgium. क्या बेल्जियम में भी इसी तरह से कोई सिविल वार हुआ, वायलेंस हुआ, या उन्होंने कोई दूसरा तरीका निकाला जिससे उनकी टेंशन डच और फ्रेंच के बीच में जो तनाव था वो ख़त्म हुआ? चलिए जानते हैं। बेल्जियम की जो सरकार थी उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच ली। उन्होंने जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में जो भी तनाव थे उसको दूर करने के लिए बहुत ही इनोवेटिव स्टेप्स लिए, और उनके जो स्टेप्स थे वो बाकी डेमोक्रेसी के लिए एक तरह से रोल मॉडल बन गए। उन्होंने पावर शेयरिंग का रास्ता चुना। उन्होंने जो सोशल डिफरेंसेस थे उनको रिकग्नाइज़ किया, उनको पहचाना, और ये भी देखा कि हाँ, वास्तव में समाज के अंदर जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं असमानता आ चुकी है। तो उसे दूर करने के लिए उन्होंने पावर शेयरिंग का रास्ता चुना। उनका ये मॉडल क्या था, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब इस मॉडल को उन्होंने कब तैयार किया? 1970 से लेकर के 1993 के बीच में कई बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म किए, अमेंडमेंट किए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर शेयरिंग करने वाला बनाया। तो चलिए हम वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर हैं, जो वहाँ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनको समझ करके, उनके कंपोजिशन को समझ करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को एप्लीकेबल बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम केंद्र सरकार, हिंदी में कई बार संघ सरकार भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो पूरे देश के लिए जो काम करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे, उनकी संख्या बराबर होगी। तो यहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पर पावर शेयरिंग की शुरुआत हो गई। याद करें पार्ट 1 कि वहाँ पर अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो मेजॉरिटी में कौन है? डच लोग हैं, 59% डच बोलने वाले और 40% फ्रेंच बोलने वाले, तो माइनॉरिटी में। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, फॉर्मेशन होगा और मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे तो जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसके साथ ये भी किया गया कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। जो कुछ खास कानून होंगे, कुछ महत्वपूर्ण नियम कानून बनाने होंगे, तो उसमें जो सपोर्ट चाहिएगा वो सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप का चाहिएगा, किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का नहीं। सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप का मेजॉरिटी अगर सपोर्ट करेगी तो ही वो प्रावधान या कानून बन पाएंगे। चलिए अब दूसरी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब वहाँ पर मेनली हमने देखा कि 2 स्टेट हैं, फ्लेमिश और वॉलोनिया। फ्लेमिश जिसमें डच लोग ज़्यादा रहते हैं और वॉलोनिया जिसमें फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह से स्ट्रक्चर है और वहाँ पर उसको किस तरह से पावरफुल बनाया, इसको हम ज़रा देखते हैं। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। मैनी पावर्स, ज़्यादातर जो पावर्स थी सेंटर की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास न रह करके किसके पास चली गई? स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई।
यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है बजाय के सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस लिहाज से हम देखें तो ज़्यादा पावर यूज़ कौन कर पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर पा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग हो गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका स्टेटस कुछ इस तरह का है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, उनके अधीनस्थ नहीं है। चलिए, अब ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई। अब हम कैपिटल, वहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है, यस, ब्रुसेल्स। पार्ट 1 में हमने बात की थी। ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल है, उसके लिए भी उन्होंने अपनी एक अलग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो कैसा है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एक बार याद करें हमने कि जब पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था कि जो ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन है वो जस्ट अपोजिट है रेस्ट ऑफ द बेल्जियम के। पूरे बेल्जियम की बात करें तो डच आर इन मेजोरिटी एंड फ्रेंच आर इन माइनॉरिटी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रुसेल्स, फ्रेंच आर इन मेजोरिटी एंड द डच आर इन माइनॉरिटी। 80% तो फ्रेंच है यहाँ पर और 20% डच है। बहुत बड़ा गैप है मेजोरिटी और माइनॉरिटी। लेकिन जब यहाँ की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा कैपिटल में, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे अगेन दे विल बी इक्वल, बराबर होंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये पावर शेयरिंग हो रही है। अब एक और जो उन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया उसकी बात करते हैं, एंड दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। किस तरह की होती है सामुदायिक सरकार, जरा इसको समझ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार है, विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये जो सामुदायिक सरकार है इसको बनाता कौन है, इसको एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डच है तो उनकी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच हैं तो उनकी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, एंड जर्मन दे आल्सो हैव देयर कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो उसे कल्चरल, एजुकेशन और जो लैंग्वेज है इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करने का, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया है। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो इस तरह का वहाँ पर पावर शेयरिंग की गई, हम देख रहे हैं कि पावर जो है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग हो रही है डच और फ्रेंच के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहे हैं, तो इस सेंटर और स्टेट में भी पावर शेयरिंग है। कैपिटल के अंदर भी हम देखते हैं कि डच और फ्रेंच जो हैं वो बराबर नंबर्स हैं, तो यहाँ भी पावर शेयरिंग है। और फिर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों को ही पावर्स दी जा रही है। तो इस तरह से पावर शेयरिंग यहाँ पर हो रही है। तो ये आइडिया वहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया इसने। न केवल इसने टेंशन को ख़त्म किया डच और फ्रेंच लोगों की, बल्कि बेल्जियम को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दुनिया के सामने बना दिया कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस को बहुत ही पीसफुल मैनर में रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसीलिए जब यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन बनाई गई तो जो उसका हेडक्वार्टर चूज़ करने का क्वेश्चन आया तो लगभग सभी कंट्रीज़ ने कहा कि भाई बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स शहर है हम उसे इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो बाकी डेमोक्रेसी के लिए दुनिया में बहुत ही अनुकरणीय, फॉलो करने वाला और अच्छा मॉडल है। चलिए, अब अगली बात करते हैं। अब ये पावर शेयरिंग किस तरह से की बेल्जियम के अंदर हम समझ गए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इसकी ज़रूरत क्या है, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। तो उसमें दो कारण हम देते हैं, दो ग्राउंड हैं। एक ग्राउंड है प्रूडेंशियल, हिंदी में इसके लिए युक्तिपरक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा है मॉरल, नैतिक। इन दोनों ही ग्राउंड के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स।
पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में विवाद होने की संभावना हमेशा रहती है, तो उस विवाद होने की संभावना को, पॉसिबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जैसा कि जस्ट अभी हमने समझा कि डच और फ्रेंच लोगों में टेंशन थी, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन पावर शेयरिंग से वो ख़त्म हो गई, रिड्यूस हो गई। फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है अल्टीमेटली वो अगर उनको टाइमली रिजोल्व नहीं किया जाए तो वो बहुत जल्दी वायलेंस का रूप अख्तियार कर लेते हैं, और जब वायलेंस होती है तो वायलेंस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, डिसऑर्डर पूरे देश में फैल सकता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। कई दशकों तक वहाँ पर वायलेंस चलती रही और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमेशा लोगों डर और ख़तरे के साए में जिए। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी ये कोशिश करेगी कि वो अपनी मर्जी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, कम संख्या में लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती लादने की कोशिश करेगी, तो बहुत जल्द वहाँ पर जो यूनिटी है, एकता है लोगों के बीच में, जो सोशल फैब्रिक है लोगों का, वो बहुत जल्दी तहस नहस हो जाएगा। इसको हम श्रीलंका के एग्जांपल से दोबारा समझ सकते हैं। श्रीलंका में सिंहला और तमिल के बीच में विवाद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो सिंहलास थे दे एडोप्टेड मेजोरिटेरियन अप्रोच। उन्होंने बहुसंख्यकवाद की नीति लगा ली कि भाई हमारी जो मर्जी है हम वैसा देश को चलाएंगे, वैसे कानून बनाएंगे और हम आपको इग्नोर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ की यूनिटी, देश की एकता खतरे में पड़ गई। अब अगली बात यह कि इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल जो ग्राउंड है वो ये कहता है कि अगर आप पावर शेयरिंग करेंगे तो इसके बेटर आउटकम्स आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे परिणाम नहीं आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल हमारे सामने है बेल्जियम ने बहुत अच्छे परिणाम दिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग की। तो ये सब हैं प्रूडेंशियल में, इसको हिंदी में युक्तिपरक कहेंगे। और अगर इसको हम देखें कि ये एक तरह से प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल वे में सोचें कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत है तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड है सारे। और दूसरा जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है मॉरल, नैतिक कारक। ये तो युक्तिपरक, ये नैतिक कारक। ये हम कह सकते हैं अगर ये प्रूडेंशियल प्रैक्टिकल ग्राउंड पर है तो ये थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, ठीक है। तो इसको भी हम वन बाय वन समझ लेते हैं। मॉरल ग्राउंड में पहली बात यह है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी मूल आत्मा ही यही है। इसकी जो ट्रू स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, वही पावर शेयरिंग है। आप देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पिछले साल भी आपने पढ़ा और भी पहले आप पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट भी जब बनती है तो कैसे बनती है, लोगों की मर्ज़ी से बनती है। लोगों की मर्ज़ी कैसे, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में लोग वोट डालते हैं, जो मेजॉरिटी जो पार्टी लेके आती है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेसी है ये इस बात में बिलीव करती है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ये तो उसकी मूल आत्मा ही है। अब श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग है वो नहीं की गई, केवल डेमोक्रेसी रखी उन्होंने अपने पास। 1948 में जब वो वहाँ पर सरकार बनी तो उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट बनाई। तो गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक फॉर्म की थी लेकिन काम जो कर रही थी वो डेमोक्रेटिक वे नहीं था, पावर शेयरिंग नहीं की, तो उसका रिजल्ट उन्हें काफ़ी बुरा देखना पड़ा। चलिए अगली बात, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस एंड हु हैव टू लीव विद इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेटिक जो रूल है, जो डेमोक्रेसी, वो इस बात पर भी ये जोर देती है कि
जिन लोगों के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है, उन्हें भी उनके साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए। उन्हें भी जो शासन है उसकी शक्तियाँ मिलनी चाहिए, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। फिर पावर पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। डेमोक्रेसी ये कहती है कि जिन लोगों पर शासन हो रहा है उनकी इच्छा, उनकी अनिच्छा ये भी जानने की कोशिश होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे अत्यधिक महत्व जो दिया जाता है वो जनता को दिया जाता है, लोगों के हितों को दिया जाता है, समानता को दिया जाता है, इक्वलिटी को दिया जाता है। इट एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूबल। और ये मानता है, जो मॉरल ग्राउंड है वो ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इसके डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसको हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, कि डिफरेंट तरह के पावर शेयरिंग किस तरह से हो सकती है। क्या ये एक ही तरह की पावर शेयरिंग होती है, कई तरह से भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे और ये जो भी आपके सामने स्क्वायर्स बने हुए हैं इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू मस्ट हैव learned about the different organs of the government, legislature, executive and judiciary। ये सरकार के जो मुख्य 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, और इनके अपने अपने काम होते हैं। तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि इनकी जो पावर्स है वो सब बटी हुई होती है, सबके अपने अपने फील्ड होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिसमें ये काम करते हैं। तो इसको एक और तरीके से हम जान सकते हैं। इसको हमारी बुक में ये बताया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये जो पावर शेयरिंग हुई है इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहेंगे। हॉरिजॉन्टल, एक लाइन में सीधे, और ये तीनों ऑर्गन बराबर प्लेस किए गए हैं और तीनों को अलग अलग पावर्स दी गई है। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड जुडिशरी इट solve the disputes among the people or the government on the basis of the rules and regulation। फिर उसके साथ साथ इसमें चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम है। इसको कभी कभी ये भी कहते हैं, एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन कभी आता है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या है। तो चेक एंड बैलेंस का मतलब यही है, जब पावर्स हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन द डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इसको हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इंडिया के एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो लेजिस्लेचर जो है इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह से ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अगर इनमें से कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ करने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सभी का एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण की व्यवस्था होती है। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरा है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल होते हैं, कोई एक ही लेवल की गवर्नमेंट नहीं होती। अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे एंटायर नेशन के लिए हमारी एक गवर्नमेंट है जिसको हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, हिंदी में संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। इट फंक्शंस फॉर एंटायर नेशन। देन देर आर स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो। दूसरे नंबर पर आती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में 2 स्टेट है तो 2, हमारे यहाँ ज़्यादा स्टेट है तो उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करेगी। देन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पंचायत या नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारी। तो ये इस तरह से 3 लेवल हो गए गवर्नमेंट के, और इनके बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारी पार्लियामेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं और उसके ज़रिए इन तीनों लेवल में पावर शेयरिंग हुई है।
सेंट्रल इसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इस पर वो काम करती है। हम आगे के चैप्टर में और उसको बहुत अच्छे समझेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस तरह से पावर शेयरिंग की गई है। सेंटर के अपने सब्जेक्ट हैं, ये उसी पर काम करेगी वो सरकार। स्टेट्स के अपने सब्जेक्ट्स हैं, वो उन पर काम करेगी। और इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पावर्स दी गई है ताकि वो अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने एरिया में गवर्नमेंट का काम कर सके। तो इस तरह से ये पावर डिवीज़न किस तरह से हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, पहले सेंटर फिर स्टेट लोकल। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज़ वर्टिकल डिवीज़न। ये कौन सा डिवीज़न है? वर्टिकल डिवीज़न है, ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर वितरण ये भी कह सकते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, सेंट्रल फिर स्टेट फिर लोकल। और उसके अलावा इसको हम फेडरल डिवीज़न वर्ड भी यूज़ करते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फेडरलिज्म ही, उस समय अगर हम उसमें उसको और ज़्यादा डीपली समझेंगे। तो ये हो गया एक और पावर डिवीज़न। फर्स्ट हो गया और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड हो गया डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरे की बात करते हैं, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर जो है वो शेयरिंग होती है। दिस में भी रिलीजियस ग्रुप्स, में भी लिंग्विस्टिक ग्रुप और सोशली वीकर सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बेल्जियम का ही बात करें तो बेल्जियम में एक जो 4th टाइप की गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी? यस, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उसमें उसका बेस क्या था? जाहिर है उसका बेस कौन सा था? लिंग्विस्टिक बेस था, क्योंकि डच बोलने वालों की अपनी गवर्नमेंट, फ्रेंच बोलने वालों की अपनी गवर्नमेंट और जर्मन बोलने वालों की अपनी गवर्नमेंट। तो इसका जो बेस था वो, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेस था वहाँ पर, वो लिंग्विस्टिक था। वो उससे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करती थी, उनसे रूल्स रेगुलेशन बनाती थी। इन द सेम वे इंडिया में भी क्या किया गया है कि सो मेनी सोशल वीकर सेक्शंस हैव बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन सिस्टम इज़ देयर इन इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे पार्लियामेंट ने कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिसमें जो समाज के अंदर जो वर्ग पीछे रह गए उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए, जो वीकर सेक्शन है उनको मजबूत करने के लिए कई सारे प्रोविजंस किए हैं। तो ये भी क्या हो रही है, एक तरह से पावर की शेयरिंग हो रही है। और इसी तरह से विमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कई तरह के पावर शेयरिंग उनके साथ की जा रही है। तो ये जो सारे डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और सोसाइटी के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ पावर शेयरिंग होती है। तो ये भी एक तरह का फॉर्म हो गया पावर शेयरिंग का। चलिए अब लास्ट जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है उसकी हम बात कर लेते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये भी एक पावर शेयरिंग का फॉर्म है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इनके बीच में पावर शेयरिंग चलती है। आप देखें कि इंडिया में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कई सारे स्टेट्स हैं और हमारे यहाँ कई इलेक्शंस होते रहते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और उसमें ये होता है कि जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वो सरकार बनाती है। तो ऐसा तो नहीं होता हमेशा कि एक ही पार्टी जब से देश आज़ाद हो वही जीतती जाए और वही सरकार बनाती जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी जो अभी पावर में है अगले इलेक्शन में वो हार गई और दूसरी पार्टी आ गई, ऐसा कई बार होता है। तो ये क्या हो गया, ये पावर शेयरिंग हो गई। एक बार इस पार्टी के पास पावर थी, दूसरी बार दूसरी पार्टी के पास आ गई, तो ये भी एक पावर शेयरिंग हो गई एक तरह से। फिर कभी कभी ये भी है अरेंजमेंट, आपने पिछली क्लासेस में सुना होगा कि सपोज इफ़ अ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट, देन व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है, देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कोalition गवर्नमेंट। तब कोalition गवर्नमेंट का हिसाब किताब है कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके कोalition बनाती है, वो सरकार चलाती है। तो कोalition गवर्नमेंट ही अपने आप में एग्जाम्पल है कि पावर शेयरिंग हो रही है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर नहीं है, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके सरकार चला रही है, तो ये अपने आप में पावर शेयरिंग हो रही है। इसी तरह से डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स भी होते हैं, वो भी इनडायरेक्टली पावर यूज़ करते हैं। कई तरह के आपने सुने होंगे, ट्रेडर्स एसोसिएशन होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट के एसोसिएशन या वर्कर्स के एसोसिएशन। वो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए कई बार
स्ट्राइक करते हैं, कई बार हंगर स्ट्राइक करते हैं या और कोई तरीके अपनाते हैं प्रेशर बनाने के लिए सरकार के ऊपर। और फिर सरकार कई बार उनकी प्रेशर की वजह से उनके फेवर में, उनके इंटरेस्ट में कई डिसीजन लेती है। इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरह से कई पावर शेयरिंग के कई रूप हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये 5 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। आपकी एक्सरसाइज में भी सबसे पहले नंबर पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस के बारे में है। अब इसमें जो क्वेश्चन तैयार हुए वो हैं, व्हाट अरेंजमेंट्स वर डन इन बेल्जियम इन ऑर्डर टू रिजोल्व टेंशन अमंग द फ्रेंच एंड डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।